Good evening, friends. Good evening. Good evening. बीएफएम की लाइव क्लास में लगता है लोग ज्यादा रहने वाले हैं। ये 100 का आंकड़ा हम ऑलरेडी पार कर चुके हैं। गुड इवनिंग सभी को। सो हियर वी हैव बीएफएम मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 11 टॉप क्वालिटी के एमसीक्यूज का पार्ट 1 है। मैकमिलन बुक पर आधारित ऐसे क्वेश्चन जो या तो पूछे गए हैं एग्जाम में या पूछे जा सकते हैं। हैप्पी होली सभी को। नमस्ते। ठीक है, तो आई थिंक स्टार्ट किया जाए, ज्यादा समय वेस्ट करने कोई फायदा नहीं है। सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हर बार या हर दूसरी बार जरूर एग्जाम में ये रखा जाता है, या ये नहीं तो एग्जैक्टली इसके जैसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है। ओके, तो सवाल है कि डेली वॉलेटिलिटी दी हुई है एक स्टॉक की इतने % है, तो 10 डे की वॉलेटिलिटी कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, होली के बाद में ये पहली क्लास है फ्रेंड्स। होली खेली, घर गया था, तबीयत खराब हो गई आज जो है आज क्लास रिज्यूम हो पाई है। आई एम सॉरी। क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो जरूर सीखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। यस, इस सेशन की पहली बीएफएम की क्लास है सर। एबीएम में हमने 7-8 क्लासेस करी हुई हैं। ठीक है, चलिए। हाँ सर, जून 2025 के लिए बीएफएम की पहली लाइव क्लास है सर। यस, ये बीएफएम की पहली लाइव क्लास है। हम इसमें टॉप क्लास के एमसीक्यूज करने वाले हैं। निकल जाएगा सर। बीएफएम इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले, बस इतना ही है। ओके, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पे आता हूं। बहुत सारे कमेंट्स हैं। डेली वॉलेटिलिटी दी हुई है कितनी, 0.5। तो देखिए सिंपल सा है, अगर आपको टी डेज की वॉलेटिलिटी निकालनी है, टी डेज मतलब नंबर ऑफ डेज टी है। अब टी का मतलब 10 दिन, 15 दिन, 23 दिन, 8 दिन, 16 दिन, जितना भी कहे, टी डेज वॉलेटिलिटी अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला है सिंपल सा, डेली वॉलेटिलिटी पता होनी चाहिए, उसको मल्टीप्लाई करिए अंडर रूट एन से, एन या अंडर रूट टी से, टी नंबर ऑफ डेज से। वो इतना सिंपल सा है, ये बहुत आसान सा है, इससे ज्यादा क्वेश्चन सरल हो नहीं सकता है। आईटी के लिए आप जो है एजस सर, चैप्टर नंबर 11 हम बीएफएम डिस्कस कर रहे हैं। कल भी चैप्टर नंबर 11 ही डिस्कस करेंगे बीएफएम में। सो प्लीज जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। आप कर पाएंगे। यहां मैं कोशिश यही रखूंगा कि आपको ऐसा समझाऊं कि आपको थियोरेटिकल पार्ट की जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी अगर जरूरत है तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। ओके,
तो टी डेज की वॉलेटिलिटी निकालेंगे, डेली वॉलेटिलिटी को मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टी करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि डेली वॉलेटिलिटी कितनी है 0.5, तो यहाँ सिंपल 0.5 रखिए इंटू अंडर रूट टी नंबर ऑफ डेज, कितने दिन की पूछ रहा है 10 डेज की, तो अंडर रूट 10, बस सिंपल 0.5 इंटू अंडर रूट 10 इक्वल टू 0.5 इंटू अंडर रूट 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 10 निकाल लीजिए, कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है 3.1622 लगभग ही आ जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को, वन 1.5811, ठीक है, तो लगभग 1.58% के बराबर आ जाएगी 10 दिन की वॉलेटिलिटी। ये हो गई 10 दिन की वॉलेटिलिटी। एक दिन की वॉलेटिलिटी अगर 0.5 है तो 10 डेज की वॉलेटिलिटी आपकी 1.58% आ जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, कई बार इन्होंने ऐसा भी किया, केस स्टडी के 3 क्वेश्चन जो है उस केस स्टडी के रखे और तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन ऐसा रख दिया है, इवन ऐसा भी है, ये महान क्वेश्चन है, यकीन मानिए, अपने आप में दम रखने वाला क्वेश्चन है ये जो भी मैंने आपको करवाया हुआ है। हाँ ठीक है, कौन सा सही है, विच इज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हायर रिस्क, हायर रिस्क के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको बताना है कि हायर रिस्क के बारे में कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 2, जरूरत नहीं है स्वप्निल 0.5% को ऐसे ही ले लीजिए, क्योंकि हमें आंसर भी पॉइंट परसेंटेज में ही देना है जो आप ये कह रहे हो। रुकिए, आपका कंसर्न जो है मैं समझ गया हूं, जैसे आप ये कह रहे हो कि सर 0.5% है, तो परसेंटेज को डिवाइड बाई 100 करें एंड देन जो है अंडर रूट 10 करें। ठीक है, तो करोगे कोई बात नहीं, तो 0.5 डिवाइड बाई 100 इंटू अंडर रूट 10 3.16 समथिंग आ जाएगा। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो फिर आपको इसे 100 से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये जाकर के परसेंटेज में बदलेगा, ये इस शेप को तब जाकर के लेगा। तो इसीलिए हम, चूंकि हमारा डेली का भी परसेंटेज में है, डेली का भी परसेंटेज में है और 10 दिन का, 30 दिन का, 27 दिन का, 16 दिन का भी परसेंटेज में ही निकालना है, तो इसलिए ये वाला पार्ट हम स्किप कर देते हैं, सिंपल सा। ठीक, तो बी का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें। केस स्टडी पे सर अनिल जी मैंने जून 2024 में, दिसंबर 2024 में खूब सारी केस स्टडी करवाई हुई हैं, आप उनको जो है प्लीज रेफर करें। ठीक है, उनको रेफर करें, मैंने बहुत पढ़ाया हुआ सर। इस बार हम टॉप एमसीक्यूज लेकर आ रहे हैं कि शायद जो है जो कमी रह गई हो, शायद रही नहीं है लेकिन फिर भी अगर रह जाए तो उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए इट लीड्स टू ओनली हायर प्रॉफिट, अगर ज्यादा रिस्क लोगे तो सिर्फ हायर रिस्क हायर प्रॉफिट होगा, ये जरूरी नहीं, आपको लॉस भी हो सकता है। ये फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट करता है, नहीं, अनसर्टेनिटी तो रहेगी, अगर रिस्क ज्यादा है तो अनसर्टेनिटी रहेगी। स्टेबल रिटर्न का कोई सवाल ही नहीं बनता, वो जीरो जीरो रिटर्न एफडी में होता है, जीरो रिस्क एफडी में होता है। तो इट रिजल्ट इन बोथ हायर अपसाइड एंड डाउनसाइड पोटेंशियल, मतलब कहने का हायर रिस्क में क्या होता है कि हायर अपसाइड और डाउनसाइड पोटेंशियल दोनों होते हैं। आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा भी हो सकता है, आपका लॉस भी बहुत ज्यादा हो सकता है, दोनों के पूरे चांसेस बने होते हैं। सो आंसर विल बी 2 ओनली। ठीक, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट इंप्लाई। ठीक है बीरेंद्र सर, मैं समझ गया। शुभेंद्र सर, आपका भी कंसर्न मैंने देख लिया है, आई विल लुक इनटू इट। ओके, जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? गुड इवनिंग सभी को।
एबीएम से ज्यादा अटेंडेंस है, एबीएम में 100 लोग, 105 लोग मुश्किल से होते हैं, बीएफएम में 250 पार कर चुके हैं हम अभी तक। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन फिर भी एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है। जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है नेट कैश फ्लो में कोई वेरिएशन नहीं होगा, नो वेरिएशन इन द नेट कैश फ्लो, सो आवर आंसर इज 2 ओनली, सॉरी। तो फिर से हमारा आंसर ए हो जाएगा। Which are the following best describe risk? इसमें से कौन सा रिस्क की परिभाषा है, बेसिकली मैं ये पूछ रहा हूं कि इनमें से रिस्क की परिभाषा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, ये है अनसर्टेनिटी दैट में रिजल्ट इन एडवर्स आउटकम अफेक्टिंग प्लान ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपेक्टेशन। तो जो भी हमने उम्मीद कर रखी थी उसके एडवर्स आउटकम को जो है अनसर्टेनिटी। ठीक है, इस बात की अनसर्टेनिटी कि भाई जो रिजल्ट है उसके आउटकम प्रभावित करेंगे हमारा जो उद्देश्य था, जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन थी। सो दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा चुका है फ्रेंड्स एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सा नहीं है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 की ऑब्जेक्टिव्स। ध्यान रखें, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कोशो के द्वारा जो फ्रेमवर्क दिया गया है ईआरएम का, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का, जो उन्होंने फ्रेमवर्क दिया है, उस फ्रेमवर्क में कितने की ऑब्जेक्टिव की बात की गई है। कितने की ऑब्जेक्टिव्स हैं फ्रेंड्स? 4 की ऑब्जेक्टिव हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईआरएम में कितने की ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब किए हैं कोशो के द्वारा। तो फ्रेंड्स 4 की ऑब्जेक्टिव हैं, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशंस, कंप्लायंस, और बस ये ब्रांडिंग ना होकर के यहां पर रिपोर्टिंग होता है। क्या होता है चौथा? रिपोर्टिंग। चौथा क्या होता है? रिपोर्टिंग। इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होता है सर, इंटरप्राइज में रिस्क को मैनेज करने का एक फ्रेमवर्क दिया है कोशो द्वारा। ठीक है, ये एकदम मतलब चैप्टर नंबर 11 अगर आप बुक देखें सबसे लास्ट पेज पे दिया और क्वेश्चन इन्होंने वहां से उठाया हुआ है, तो हमने भी इसको आपको कवर करके दे दिया। ठीक है, तो आरएम फ्रेमवर्क जो है स्ट्रक्चर ऑफ 4 की ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशंस, रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस। ये ये क्वेश्चन मतलब ऐसे देखने में तो ये सरल क्वेश्चन है, ठीक है, सरल दिखता है आसान सा, ये बहुत बार पूछा है इन्होंने।
ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मल्टीपल टाइम्स, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कितनी बार इन्होंने पूछा हुआ है। कोसो है कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन कोशो होता है। चैप्टर नंबर 11 का थ्योरी पार्ट देखेंगे, आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। ओके, तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पूछे रिस्क मैनेजमेंट की, ध्यान देंगे ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब देखना ना, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो आपसे रिस्क की पूछ ले, चाहे एबीएम में कंप्लायंस की पूछ ले, तो ध्यान रखना हमेशा यही जो है सब कुछ होते हैं, करता धरता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होती हैं। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क मैनेजमेंट की किसके ऊपर होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट की किसकी होती है? दे आर रिस्पॉन्सिबल, कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवरऑल जो है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 उसी पर जैसा क्वेश्चन मैंने एक डिस्कस किया है वो ऐसा ही क्वेश्चन है। अब इस बार डेली वॉलेटिलिटी इतनी दी हुई है और आपको मंथली वॉलेटिलिटी बतानी है, जबकि उन्होंने कहा कि आपको एज्यूम करना है कि 30 डेज आर देयर इन अ मंथ। आसान सा क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था वैसा ही है, तो इसको प्लीज जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिए। इजी क्वेश्चन है, आपको क्या डेली वॉलेटिलिटी दी हुई है, मंथली पूछा गया है, तो मंथली वॉलेटिलिटी इक्वल टू क्या होता है? डेली वॉलेटिलिटी इनटू टी, है ना। टी का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ डेज। कैलकुलेट कर लीजिए, आसान हो जाएगा। यहाँ परसेंटेज में नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, अगर परसेंटेज में भी लिखा होता तो भी ओके था। हाँ बिल्कुल मिलेगा सर, आपको पीडीएफ मिलेगी इन एमसीक्यूज की। यस यू विल गेट इट। आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगी, आपको ऐप में भी मिल जाएंगी, आपको गूगल ड्राइव पे मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी कंसर्न क्वेरी है तो हमारा नंबर है 9494787882। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। 3 से 4 लोग बैठते हैं जिनका काम ही है आपको हेल्प करना, कुछ भी आप क्वेरी करेंगे समवन विल रिस्पॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पीडीएफ चाहिए, सिंपल सा है कि सर जो बीएफएम की लाइव क्लास हुई थी, आज है 19 तारीख की, वो हमें प्रोवाइड कर दीजिए, समवन विल मेक इट अवेलेबल टू यू। ओके, 8:30 बजे से क्लास रहती है लाइव की, कल भी मिलेंगे 8:30 बजे ही, बीएफएम का चैप्टर नंबर 11 ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा डेली वॉलेटिलिटी दिया हुआ है, मंथली वॉलेटिलिटी निकालनी है, तो टी डेज की वॉलेटिलिटी इक्वल टू डेली की वॉलेटिलिटी इनटू अंडर रूट नंबर ऑफ डेज। तो टी डेज मतलब 30 डेज की वॉलेटिलिटी निकालनी है, क्यों? क्योंकि 30 डेज ने कहा है कि 30 दिन मानो महीने में, इक्वल टू डेली वॉलेटिलिटी कितनी है? 1.044 इंटू अंडर रूट टी। अंडर रूट टी बोले तो नंबर ऑफ डेज 30, बस 30 का अंडर रूट कितना होता है वो निकाल लीजिए, आसान हो जाएगा। 10.044 इंटू 5.477 मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये निकल कर कहता है 5.7179 समथिंग ऐसा आ रहा है, तो ये लगभग इतना 5.72 के आसपास में आ जाएगा।
5.72 के आसपास आ रहा है मेरा फ्रेंड्स। अनंत ज्योति एक बार चेक कर लीजिए, कहीं गड़बड़ हो रही है। 5.48 नहीं आना चाहिए, 5.72 के आसपास आना चाहिए। 8:30 शुरू होती है, बाकी प्रभु इच्छा तक है। जैसे भंडारा होता है उसी तरीके से, जब तक क्लास में क्वेश्चन ना खत्म हो जाए तब तक पढ़ते हैं। लगभग 9:10 9:15 हो जाता है। ठीक है, तो अगेन हमने एक और क्वेश्चन ऐसा ही कर लिया। डेली वोल्टेज अंडर रूट 30 मल्टीप्लाई करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अंडर रूट वैल्यू के लिए कैलकुलेटर सिंपल यूज करिए सर। उसके लिए कुछ करना क्या है, सिंपल मान लीजिए 10 का अंडर रूट निकालना है, 10 यहां रखिए, लिख दीजिए 10 और अंडर रूट का सिंबल प्रेस कर दीजिए, वैल्यू ऑटोमेटिक निकल करके आ जाएगी कैलकुलेटर से। सिंपल कैलकुलेटर से यूज करना है आपको, अपने दिमाग नहीं यूज करना है यहाँ पे। Who heads the risk management department? बैंकों में रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? सिंपल सा क्वेश्चन ये है, आपके बैंक में रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का हेड कौन है? सीएफओ, सीआरओ, सीसीओ या सीओओ? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ रिस्क ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। थ्योरी इसी की आपको मिल जाएगी, थ्योरेटिकल मॉड्यूल्स में जाइएगा, मॉड्यूल में आपको इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट मिलेगा। तो इसके लिए होते हैं हमारे पास सीआरओ, चीफ रिस्क ऑफिसर, जो कि जनरली जीएम एंड अबव रैंक के होते हैं। एंड अबव ना, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं करते, ये क्या नाम है, एमडी के इक्विवेलेंट रखने का इनको प्रयास किया जाता है, ताकि उनको जो है एमडी की सुननी ना पड़े। ठीक है, तो चीफ रिस्क ऑफिसर। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, एक और क्वेश्चन, सेम वही सब कुछ। इस बार आप कैलकुलेट खुद करें, मैं नहीं करवा रहा, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं इसी सेशन में। अब तीसरा क्वेश्चन आप खुद करिए। वीकली वॉलेटिलिटी पूछा है, नंबर ऑफ डेज नहीं दिए हैं, तो कोई बात नहीं, हम एज्यूम कर सकते हैं कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। तो आंसर करें। ठीक है, तो लगभग सही आंसर कर रहे हैं आप लोग। भास्कर सर हो जाएगा, घबराए नहीं, इट इज इजी, है ना। बस थोड़ा फोकस रखिए, थोड़ा ज्यादा समय दीजिए बाकी से। तो वीकली वॉलेटिलिटी निकालनी है, इक्वल टू डेली वॉलेटिलिटी इंटू अंडर रूट नंबर ऑफ डेज। वीक में कितने होते हैं? डेली वॉलेटिलिटी 1.044 इंटू नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, अंडर रूट 7। 1.044 इंटू अंडर रूट 7 की वैल्यू कितनी है? मैं भाई लिख कर लाया हूं, आप कैलकुलेटर यूज करेंगे। 64575। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 2.76 के आसपास में आ रहा है अपना। 2.76, ये बी हो जाएगा हमारा आंसर।
बहुत आराम से हो जाएगा सागर सर। मैंने बताया है ना कि जितने दिन में आपने बीएफएम तैयार किया उतने दिन में 3 पेपर आपके तैयार होंगे, एबीएफएम, एचआरएम और बीआरबीएल। तो हो जाएगा सर, अगले 2 महीनों में तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ सीसीआईएल? पूछा है इन्होंने आपसे कि सीसीआईएल का प्राइमरी रोल क्या है। सीसीआईएल का प्राइमरी रोल क्या है? ठीक है सर। प्रवीण सर, यहां बिना कैलकुलेटर, ये क्वेश्चन में हो सकता है, लेकिन एग्जाम में ऐसा एक्सपेरिमेंट ना करें, कैलकुलेटर लेकर जाएं। इवन कैलकुलेटर शेयर भी ना करें। आजकल आईआईबी बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत खुन्नस में है। ओके, तो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीसीआईएल? सीसीआईएल का प्राइमरी काम क्या है? सी। बहुत ज्यादा लोग आंसर कर रहे हैं सी, यानी सेकंड ओनली। तो हमारा ये हो जाएगा, प्रोवाइडिंग क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सर्विसेज फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेक्स एंड मनी मार्केट। तो इनके लिए फॉरेक्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और मनी मार्केट के लिए एक क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सर्विस प्रोवाइड करना इसका काम होता है। ठीक है, तो हो गए फ्रेंड्स हमारे 10 क्वेश्चन। लगभग लोग ज्वाइन कर चुके हैं। मैं एक बार फिर से सारे क्वेश्चन आपको कवर करवा देता हूं। जो हमारे लेट ज्वाइनर हैं उनको भी एक बार जो है पूरे क्वेश्चन देखने का मौका मिले। उतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ ये है कि मैं आपको क्वेश्चन सारे करवा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, डेली वॉलेटिलिटी दी हुई है इतनी, 10 दिन की वॉलेटिलिटी निकालनी है। तो 10 डेज की वॉलेटिलिटी इक्वल टू डेली की वॉलेटिलिटी, है ना, डेली की वॉलेटिलिटी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट नंबर ऑफ डेज। डेली वॉलेटिलिटी 0.5% इंटू अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना होती है, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.58% निकल करके आ जाएगा। अंडर रूट 10 की वैल्यू यहां पर केवल लिख दीजिए, ठीक है, हो जाएगा आपका। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 1.58%। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हायर रिस्क के बारे में। तो फ्रेंड्स, हायर रिस्क के बारे में ये है कि इट रिजल्ट्स इन बोथ हायर अपसाइड एंड डाउनसाइड पोटेंशियल। तो ये हायर अपसाइड और डाउनसाइड पोटेंशियल दोनों लेकर के आता है, यानी कि आपको ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, कम प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों के चांसेस होते हैं। सिर्फ ज्यादा प्रॉफिट होगा नहीं, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी को खत्म नहीं करता, स्टेबल रिटर्न की बात नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा सिर्फ जो है सेकंड आंसर हो जाएगा, यानी कि ए हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। हायर रिस्क में अनसर्टेनिटी दोनों साइड की होती, अप साइड का भी और डाउन साइड का भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है। जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट, जैसे एफडी आप करवा देते हैं, तो अगर आप एफडी करवा दी 1 लाख रुपए की, 6% का जो है इंटरेस्ट आ रहा है साल का, तो आपको 6,000 रुपए हर साल मिलेंगे। मींस नो वेरिएशन इन द नेट कैश फ्लो, हर वर्ष आपको 6,000 रुपए ही मिलेंगे, कोई वेरिएशन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, तो सिर्फ ये काम होता है जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट, यानी कि एफडी वगैरह इसका एग्जांपल होते हैं। ये भी पूछ लेते हैं जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल कौन है, तो ध्यान रखें एफडी जो है आपका बेस्ट एग्जांपल है जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट का। कोई रिस्क नहीं है, पैसा कहीं नहीं जाना, सरकार अगर जिंदा रहेगी तो आपके पैसे लौटाएगी। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर है, इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है रिस्क को, इनमें से कौन सा रिस्क को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। तो अनसर्टेनिटी दैट में रिजल्ट इन एडवर्स आउटकम्स अफेक्टिंग प्लान्ड ऑब्जेक्टिव और एक्सपेक्टेशन। तो इस बात की अनसर्टेनिटी कि जो भी आपने सोचा हुआ है आउटकम वो एडवर्स हो जाए, खराब हो जाए। जो भी आपने ऑब्जेक्टिव या एक्सपेक्टेशन रखी हुई, आपने ये सोचा था कि इस साल मैं प्रमोट हो जाऊंगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो, आपका जो सोचा है आप फेल कर जाएं।
तो दैट इज रिस्क, वही रिस्क होता है। हाँ सर डेली लाइव क्लास है, यस यस यस, अभी होली में छुट्टी करी हुई थी, अदरवाइज डेली लाइव क्लास है। और मेरा जो प्लान है, हो सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल 2 क्लासेस मिलनी चाहिए। कल मैं कोशिश करूंगा एबीएम की एक लाइव क्लास और बीएफएम की दूसरी लाइव क्लास हम लाएंगे, मैं पूरे प्रयास में हूँ, बात बनती है तो हम जरूर करेंगे, नहीं तो एक तो क्लास आनी ही आनी है हर हाल में, ठीक है। फिर आता है इनमें से कौन सा नहीं है। 4 की ऑब्जेक्टिव होते हैं एज पर कोशो, कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन कोशो ने ईआरपीएम दिया हुआ है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क दिया हुआ है। तो ईआरएम जो फ्रेमवर्क है उसके 4 की ऑब्जेक्टिव है, उनमें से कौन सा नहीं है। तो स्ट्रेटेजी का ऑब्जेक्टिव होता है, ऑपरेशंस होता है, कंप्लायंसेस होता है, ब्रांडिंग ना होकर के फ्रेंड्स यहां पर डी में रिपोर्टिंग होता है, की ऑब्जेक्टिव में रिपोर्टिंग, ठीक है। सर टेलीग्राम पे शेयर किया था मनोज सर, मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था कि आज लाइव क्लास होगी, चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे। फिर आया था क्वेश्चन नंबर 6, किसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है रिस्क को मैनेज करने की। तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे रिस्क मैनेजमेंट की हो चाहे कंप्लायंस मैनेजमेंट की हो, इट इज ऑलवेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन जिम्मेदार होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी होती है रिस्क मैनेजमेंट की। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क मैनेजमेंट की किसकी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। फिर आया क्वेश्चन नंबर 7, वही अगेन 30 दिन की वॉलेटिलिटी, मंथली वॉलेटिलिटी। तो आपको मंथली वॉलेटिलिटी निकालनी है तो डेली वॉलेटिलिटी इनटू अंडर रूट टी, या डेली वॉलेटिलिटी कितनी है 1.044 इनटू अंडर रूट 30, ठीक है। 1.044 इनटू अंडर रूट 30 की वैल्यू निकाल लीजिए, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। जब आप ये सारा कैलकुलेट करेंगे तो मेरे ख्याल से ये 5.72 आ जाएगा, ठीक है। तो मंथली वॉलेटिलिटी इक्वल टू डेली वॉलेटिलिटी इनटू अंडर रूट टी, टी क्या है, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन की आपको निकालनी है, ओके। तो ये देखिए अंडर रूट 30 5.477 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.72 निकल आएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखा हमने कि रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है। बैंकों में रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को हेड कौन करता है, तो ये जिम्मेदारी फ्रेंड जो है सीआरओ के ऊपर होती है, चीफ रिस्क ऑफिसर के ऊपर होती है। और सीआरओ जो है जीएम या एबव रैंक का अधिकारी होता है, चीफ रिस्क ऑफिसर, ठीक है। सीआरओ यूजुअली जो है जीएम कैडर का व्यक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 9, तीसरा न्यूमेरिकल सेम सब कुछ। तो इसमें भी देखिए वीकली वॉलेटिलिटी, तो अगेन हमें वीकली वॉलेटिलिटी इक्वल टू डेली वॉलेटिलिटी इनटू अंडर रूट कितना, अंडर रूट टी, या अंडर रूट टी कर दीजिए। डेली वॉलेटिलिटी 1.044 इनटू अंडर रूट टी, मतलब वीकली वॉलेटिलिटी कह रहा है तो 7 डेज की बात कर रहा है ना, टी का मतलब 7 दिन हो गए। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आता है 2.76 के, कितना आता है 2.76 के। ये देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन, डेली वॉलेटिलिटी इनटू अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 की वैल्यू रख दी हमने उठा करके, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, एंड देन वी गॉट 2.76, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो सीसीआईएल की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। सीसीआईएल यानी क्रेडिट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की जिम्मेदारी क्या होती है, तो ये क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए, फॉरेन एक्सचेंज के लिए और मनी मार्केट के लिए, ठीक। ओके, तो हमने 10 क्वेश्चन देखे थे, मैंने आपको दोबारा से इसको करवा दिया। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट लेवल। 11वां क्वेश्चन एंड ऑनवर्ड करेंगे, आंसर करिए। रिस्क को अगर क्वांटिटिव मेजर करना है, यानी कि रिस्क को क्वांटिटिवली मेजर करना है, तो उसको क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरी में। कौन कौन सी 3 कैटेगरी हैं, आपको आंसर करना है। सेंसिटिविटी बेस्ड, वॉलेटिलिटी बेस्ड, डाउनसाइड पोटेंशियल बेस्ड, मार्केट ड्रिवन, लिक्विडिटी बेस्ड, कास्ट बेस्ड, लाइक दैट। सो यू हैव टू आंसर इट। ठीक है, तो लगभग आप लोग सही आंसर कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ कमी महसूस करें कि कहीं ना कहीं हमें पढ़ने की जरूरत है। सेंसिटिविटी बेस्ड होती है, वॉलेटिलिटी बेस्ड होती है और डाउनसाइड पोटेंशियल बेस्ड होती है। ये 3 तरीके का क्वांटिटेटिव रिस्क मेजरमेंट किया जाता है।
ठीक है, सेंसिटिविटी, वॉलेटिलिटी और डाउनसाइड पोटेंशियल। Which of the following is not a core component of a well defined risk management framework? यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वेल डिफाइंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है तो उसमें से कोर कंपोनेंट कौन सा नहीं है? ये रिस्क का आइडेंटिफिकेशन, रिस्क का मेजरमेंट, रिस्क की प्राइसिंग, कंप्लीट रिस्क एलिमिनेशन। Which of the following is not? इनमें से कौन सा नहीं है? रिस्क को हम कंप्लीटली कभी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, हमेशा रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, ये करेक्ट है। तो कंप्लीट रिस्क एलिमिनेशन तो संभव ही नहीं है, सो चौथा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी और भी देख लीजिए, बट यस फ्रेमवर्क जो भी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है उसमें ये चौथी चीज नहीं होगी। तो क्या क्या चीजें होती हैं अगर आपका एक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होगा? तो उसमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क का मेजरमेंट, रिस्क की प्राइसिंग, रिस्क की मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और रिस्क का मिटिगेशन होता है। रिस्क का मिटिगेशन होता है। ओके, तो देखिए रिस्क मैनेजमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, उसमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, प्राइसिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड मिटिगेशन, इतनी सारी चीजें होती हैं। ओके, एक मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस? ई लर्निंग में मत जाइए, बहुत ज्यादा फायदे का सौदा नहीं होगा। वो क्या है कि वो अपने प्रोफेसर वाला पूरा हिसाब किताब रखेंगे, यस, वो आपको बहुत अच्छा समझाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो बहुत ज्यादा उसमें मत पढ़िए। देखिए बहुत सारी दुनिया की हौच पौच मत बटोर लीजिए सर, है ना। 10 किताबें पढ़ने से बेहतर है एक बुक को 10 बार पढ़ा जाए। इवन आईएएस यूपीएससी भी ये बात मानकर चलता है कि भाई एक किताब 10 बार पढ़िए, देन की 10 किताबें पढ़ लीजिए, क्योंकि सब गोबर हो जाएगा। ठीक है, तो बेहतर है इधर उधर भटकना बंद करके सिंपल सा है, जो कुछ भी पढ़ाया सर सारी वीडियो देख लीजिए, आपका कमाल हो जाएगा, उसी में बहुत है, यकीन मानिए। बस भरोसा कर लीजिए कि हाँ सर जो कह रहे हैं वो मैं मानूं, और जिनने किया है, जिसने ये श्रद्धा रखी है कि नहीं सर ने जो कहा है वो मानना है, उसका बेड़ा पार हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। ओके, जो देखो आईआईबीएफ, मैं सही बताऊं तो आईआईबीएफ ने एकदम मतलब लंका दहन किया। कैसे किया? जब उन्होंने 3 पेपर की जगह 5 पेपर कर दिए। ठीक है, सिस्टम एकदम हैंग कर दिया, दिक्कत हुई, क्योंकि क्वेश्चन भी नए उन्होंने सेट किए, पहले जैसा पूछना बंद किया, नए तरीके क्वेश्चन सेट किए। तो हमने भी अपने आप को अपग्रेड किया, मैंने भी आपको नए सिरे से पढ़ाया, इन डेप्थ नॉलेज दी। अभी ये जैसे ये क्वेश्चन है, आते हैं सर ऐसे क्वेश्चन जो मैं ये करवा रहा हूं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो मतलब इसीलिए जो है, मतलब मैं इस लेवल का आपको क्यों हम एमसीक्यू कर रहे हैं, सवाल ये है। पहले मैं हमेशा थ्योरी पढ़ाता था और अब मैं एमसीक्यू भी पढ़ाता हूं। क्यों पढ़ाता हूं? क्योंकि पहले मैं थ्योरी पढ़ाता, उससे एमसीक्यू बनते थे और बात बन जाती थी।
लेकिन IIBF क्या कर रहा है कि जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं उससे डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है। जैसे देखो थ्योरी मैंने पढ़ाई लेकिन ये बात हो सकता है कहीं ना डिस्कस हुई हो, वो घुमाते हैं आपको। तो जो घुमाते हैं वही मैं आपको यहाँ घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखो कि ऐसा भी हो सकता है। ओके ठीक है सर। तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है तो स्क्वायर रूट होता है किसका, वेरिएंस का। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस की होता है। ठीक है तो फ्रेंड 13 का हमारा सी हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अगर आपने पहले एग्जाम दिया हो तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिला होगा। सर सिर्फ एमसीक्यू से बात नहीं बनेगी, थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी आप अच्छे से पढ़ेंगे, एमसीक्यू को सब्सटीट्यूट के तौर पर यूज करेंगे कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो मुझे आता है, नहीं आता है, नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है तो व्हेन कंपेयर टू द रिटर्न ऑफ इक्विटी आर एंड रिटर्न ऑन एसेट RAROC, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल इज बेटर परफॉर्मेंस मेजर, मतलब ROE और RAROC में RAROC बेहतर क्यों है। सवाल यह है कि इन तीनों में RAROC बेहतर क्यों है। ठीक है तो ये इसीलिए बेहतर है क्योंकि इट टेक्स इनटू अकाउंट द रिस्क, मतलब हर एक में बस केवल रिटर्न की बात होती है, यहां पर रिस्क को भी जो है ध्यान में रखा जाता है कि कितना रिस्क है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 यानी कि ये बी। अब देखिए जो क्वेश्चन हमने हर बार अभी तक 3 क्वेश्चन किए जिसमें हमारी डेली वोलेटिलिटी दी होती थी और हमें मंथली वीकली ऐसे निकालनी होती थी। अब ये क्वेश्चन जो है पिछली बार का है, दिसंबर 2024 का। दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन एग्जाम का है कि 36 डेज की वोलेटिलिटी अगर 18% है तो डेली वोलेटिलिटी क्या होगी। ठीक है कैलकुलेट कर लीजिए। 36 डेज की वोलेटिलिटी अगर 18% है तो डेली वॉलेटिलिटी क्या होगी, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमारा कंसेप्ट क्या होता है, टी डेज की वॉलेटिलिटी इक्वल टू डेली वॉलेटिलिटी इनटू अंडर रूट टी डेज, है ना। तो टी डेज की वॉलेटिलिटी दी कितनी है, टी का मतलब हम लिख सकते हैं 36 डेज वॉलेटिलिटी इक्वल टू डेली वॉलेटिलिटी इनटू अंडर रूट टी का मतलब 36, ऐसा लिख सकते हैं। टी डेज वॉलेटिलिटी हमें दे रखी है 18% इक्वल टू डेली की वॉलेटिलिटी हमें निकालनी है इंटू अंडर रूट 36। अंडर रूट 36 मतलब हो गया 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। तो अब सिंपल है कि डेली वॉलेटिलिटी इक्वल टू 18% डिवाइड बाई 6। डेली की वॉलेटिलिटी हमारी कितनी आ जाएगी, 3% की आ जाएगी। अब आप ये बात थोड़ा सा विचार करके देखें कि मैंने टोटल 15 क्वेश्चन करवाए हैं, उसमें से 4 क्वेश्चन केवल इसी पर ही रखे हुए हैं, सिर्फ इस पे। दैट मीन्स दिस टॉपिक दिस क्वेश्चन, ऐसे देखने में आसान लगता है लेकिन एक आधा क्वेश्चन हर बार तक जो है आपको मिल ही जाता है। ओके ओके तो बस फ्रेंड्स यहीं पर अपना लेक्चर खत्म होगा। एक बार मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से दोबारा से दिखा देता हूं फटाफट, एंड आफ्टर दैट आप क्लास ड्रॉप कर सकेंगे। ओके तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 में देखा था क्वांटिटेटिव रिस्क मेजरमेंट करने के 3 क्लासिफिकेशन किए गए, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। रिस्क को अगर क्वांटिफाई करना है तो सेंसिटिविटी बेस्ड, वॉलेटिलिटी बेस्ड और डाउनसाइड पोटेंशियल बेस्ड क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर रिस्क को मेजर करना चाहते हो, मापन करना चाहते हो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाहते हो तो ए आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़े, यही लिखा, देखिए क्वांटिटी मेजरमेंट अगर रिस्क करना है तो बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी, बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी, बेस्ड ऑन डाउनसाइड पोटेंशियल होता है। फिर है कि अगर रिस्क मेजरमेंट, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कोई है ऑर्गेनाइजेशन का तो उसमें कौन सी चीज नहीं आती है, तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क मेजरमेंट, रिस्क प्राइसिंग का आती है। कंप्लीट रिस्क एलिमिनेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। कल भी चैप्टर नंबर 11 ही डिस्कस करेंगे,
कल भी चैप्टर नंबर 11 ही डिस्कस करेंगे। काफी क्वेश्चन है, ये बेहतर चैप्टर है आपका, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ये देखिए रिस्क मैनेजमेंट का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर रिस्क मैनेजमेंट देखें तो उसमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क का मेजरमेंट, रिस्क की प्राइसिंग, रिस्क की मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, रिस्क का मिटिगेशन होता है। इवन ये क्रम भी याद रखें तो भी आपको कहीं कहीं फायदा हो सकता है। एक आधी बार इसके सीक्वेंस की भी बात ये कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में क्या रिलेशनशिप होती है? तो उनमें रिलेशनशिप होती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का, यानी वेरिएंस को अंडर रूट निकाल देंगे, वेरिएंस का अंडर रूट निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होकर के आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। फिर हो गया, अगर हम देखें आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओए रिटर्न ऑन एसेट और आरएआरओसी में कौन बेहतर है? तो सर बेहतरगी की बात करें तो बेहतर है आरओएसी, आरएआरओसी। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार ये भी पूछते हैं कि आरओई, आरओए और आरओआरएसी में कौन बेस्ट है? तो ध्यान रखिएगा बेस्ट यही है, आरओआरएसी ही बेस्ट है। ठीक है, सबसे बढ़िया आरओआरएसी है, आरएआरओसी है, आरएआरओसी है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, क्यों? क्योंकि ये हमें रिस्क को कंसिडर करके रिटर्न बताता है। इट विल गिव यू द रिटर्न विथ कंसिडरेशन ऑफ रिस्क। तो ये सबसे बेहतर है। कई बार ये भी पूछ लेंगे में कौन सा अच्छा है, तो आरएआरओसी। क्यों अच्छा है? तो ये वजह हो जाएगी, क्यों अच्छा है तो ये वजह हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। फोर्थ मतलब ये वाला बी। उसके बाद फिर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपको 36 डेज की वॉलेटिलिटी दी हुई है। 36 डेज वॉलेटिलिटी इक्वल टू डेली वॉलेटिलिटी इंटू अंडर रूट 36 डेज। डेली वॉलेटिलिटी इंटू 6 और 36 डेज की वॉलेटिलिटी इक्वल टू 18%। डेली वॉलेटिलिटी निकालनी होगी तो 18 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आपका 3% निकल करके आ जाएगा। तो डेली वॉलेटिलिटी इज 3%। कल की क्लास 8:30 बजे होगी, मिले इसी टाइम 8:30 PM पर। टॉपिक यही सेम रहेगा, हम चैप्टर नंबर 11 ही डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। फिर 3-4 पार्ट लेकर आएंगे, कम से कम 60 क्वेश्चन आपको मैं 50 से 60 क्वेश्चन करवाऊंगा अच्छे बेहतर लेवल के, जिससे कि आपको एग्जाम में सीधे क्वेश्चन मिल जाए। ओके, ठीक है, तो बस यहीं पर हमारी क्लास कवर हो जाती है। होप है आपको समझ में आया होगा। अब कोई अगर क्वेरी है तो पूछें, अदरवाइज क्लास ड्रॉप कर दीजिए, डिनर वगैरह करिए आप लोग। गुड नाइट है मेरी तरफ से। बहुत अच्छे, 13 नंबर अगर आपके हैं शुभम जी, गुड वर्क। अच्छी बात है रंजीत सर, अगर पढ़े रहेंगे तो फायदा ही होगा। सारे वीडियो देखने पड़ेंगे सर, पढ़ने का एक ही तरीका है। अभी बहुत सारा टाइम है, अभी क्यों बुलेट पॉइंट्स वगैरह के पीछे पढ़ रहे हैं? अभी पढ़िए, जो है जो कुछ भी मैंने पढ़ाया सर उसको पढ़िए। गुड नाइट सभी को। 13 इज गुड। पेपर मतलब क्वेश्चन ऐसा सेट है कि आपके अच्छे नंबर आएंगे, परेशान ना हो। हाँ, प्रीवियस ईयर की लाइव क्लासेस जरूर पढ़ें सर, फायदा होगा। अब जैसे ये मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ये 2025 की है, जून की, लेकिन दिसंबर 2025 में सर ये क्वेश्चन बदल थोड़ी ना जाएगा। आप मेरी बात समझिए, ये मैं पहले भी पढ़ाया हूँ, आगे भी पढ़ाऊंगा, पढ़ाता ही रहूंगा, तो कुछ बदलता नहीं सर। आप इनको जरूर पढ़ें, जून और दिसंबर वाली 2024 की क्लासेस जरूर देखें, उसमें आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब आपके जो नॉलेज का एनहेंसमेंट है वो उससे होगा। जो रही सही कमी रह जाती है वो मैं इसमें इनहेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब देखिए, दो तरीके से होता है भाई, जैसे लाइव क्लास में दो तरीके हैं। एक है कि भाई मैं शुरू से लेकर के चैप्टर नंबर 1 से लेकर के शुरू करूं और चैप्टर नंबर 30 या 31 जितने भी हैं उनको मैं कवर करूं, पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि हम लाइव क्लास में हर बार जो है जो कुछ कमियां रह गई उनको प्लस इनहेंस केवल करें। तो मैं जो लाइव क्लास लेता हूं सर वो इनहेंसमेंट के पर्पज से लेता हूं, मैं पूरा का पूरा आपको कवर करके नहीं देता, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, सिलेबस पूरा कवर्ड है, लाइव क्लासेस भी ऑलरेडी कवर्ड है, जितना पढ़ा है उन्हीं से भी भला हो जाता है। तो हम आगे क्यों ये सब पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो मैं पहले देखता हूँ पिछली बार कुछ कमियां रह गई उनको सर पूरी करने के लिए आगे मैं पढ़ाता हूँ, बस इतनी सी बात है। ठीक है, हाँ सर, सारी क्लास देखनी पड़ेंगी।
नहीं, जून 24 में और दिसंबर 24 में लाइव क्लास में सिर्फ एमसीक्यू नहीं है सर, थियरी भी पढ़ाई है प्लस एमसीक्यू। उसमें मैंने थियरी करवाई है, थ्योरी पहले समझाई है, प्लस एमसीक्यूज करवाए हैं, और टॉप या हॉट एमसीक्यूज करवाए हुए हैं, फायदा करते हैं। याद रहेगा सर, परेशान ना हो, रीडिंग के बाद याद रहेगा। चीजों को रिलेट करने की कोशिश करें, मग्गू ना बने, रटने की कोशिश ना करें, चीजों को जोड़ने की कोशिश करें, है ना। थैंक यू सो मच शशि मैम। हो जाएगा सर, देखिए पढ़ना पड़ेगा सर, जो है मतलब आज ही से लाइव क्लास स्टार्ट हुई है बीएफएम की सर। सर रूरल मत लीजिएगा, मैंने पहले भी बताया है, फॉर्म भर दीजिए। अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, मेरे ख्याल से भी डेट है, फॉर्म जरूर भर दीजिए, और रूरल मत लीजिए। हाँ एचआरएम गुड है। लैपटॉप में लॉगिन करने के लिए कुछ मत करनी है, सिंपल सा है, सर्च करिए, आपको सर्च करना है क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन, ऐसे गूगल पे सर्च करिए क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन। जो वेबसाइट खुलेगी उस पर जाइए, तो वहां पर पूछेगा ओआरजी कोड, ओआरजी कोड पूछेगा, उसमें SVKJM डालना है आपको, SVKJM ये कोड डालिएगा, अपना मोबाइल नंबर जो भी है उसको डाल दीजिए, उस पर एक ओटीपी आएगा, वो फीड कर दीजिए ओटीपी यहां पर, बस आप लॉगिन कर जाएंगे। सर देखिए मेरी क्लासेस से आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा, मैं आपको सिंपल से बताता हूं कि देखो, फिर से सर ये लखनऊ है और ये दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है, हमको लखनऊ से दिल्ली जाना है, कैसे कंप्लीट होगा सर आप बताओ ना। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ चल देता हूँ, मैं थोड़ा यहाँ चलता हूँ, मैं थोड़ा यहाँ चलता हूँ, क्या मैं दिल्ली पहुंचूंगा? नहीं पहुंचूंगा सर। तो सिंपल सा है कि ओवरऑल ये पूरी डिस्टेंस कवर होनी चाहिए। अब वो चाहे आपको समझ में आता है कि मैं ऐसे लीनियर चलूंगा, मैं ऐसे चलते चलते पूरी दिल्ली तक पहुंचूंगा, वो आपकी मर्जी है, या ऐसे कवर किया तो कुछ समय बाद ये भी कवर करिए। सर कवर आपको सारा करना है, बेसिक सिंपल से फंडे से बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारा कवर करना है। तो अगर मान लेते हैं मेरे 160 वीडियोज हैं, तो सर आपको 160 वीडियोज देखने हैं। अब वो चाहे जैसे आज 4 देख लीजिए, कल 10 देख लीजिए, वो आपकी मर्जी पर है, लेकिन देखने आपको सारे हैं। एक क्रम से देखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्रम में कैसे देखें? पहले मॉड्यूल ए देख लें, मॉड्यूल ए देख लें, फिर मॉड्यूल बी देख लें, फिर मॉड्यूल सी देख लें, फिर मॉड्यूल डी देख लें, या कोई और मॉड्यूल, कोई और क्रम उठा लीजिए। पहले बी उठा लिया, जैसे मैं आपको यहाँ बी पहले पढ़ा रहा हूँ, ए पर मैं गया ही नहीं, है ना, तो बी पहले कर लीजिए, फिर सी कर लीजिए, फिर डी पे, ए पे चले जाइए, फिर डी पे चले, वो आपकी मर्जी पर, लेकिन कवर आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। ओके सर। बुक खरीदने की सर जरूरत नहीं है, बुक नो नीडेड टू बाय द बुक। आप मेरा कोर्स कवर कर लीजिए, बहुत सफिशिएंट होगा। आप बुक पढ़ ही नहीं पाएंगे सर, वो इतना अच्छा पढ़ाते ही नहीं है। जैसे ये सब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप वहां पढ़ेंगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब कह क्या रहे हैं। मॉड्यूल इंपॉर्टेंट में देखिए, अगर बीएफएम में मैं बात करूं तो आपको ए और बी के बगैर आपका भला नहीं होगा। ए और ए में भी खास करके न्यूमेरिकल के बगैर, ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल चाहिए ही चाहिए। ए मॉड्यूल के न्यूमेरिकल, फॉरेक्स के न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। बी मॉड्यूल रिस्क मैनेजमेंट, ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं एबीएम में बात करूं तो एबीएम में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एचआरएम की होती है। एचआरएम मौके पर जो है आपका मॉड्यूल बी है, एचआरएम मॉड्यूल बी है, तो वो इंपॉर्टेंट है। बीएफएम में ए और बी दोनों जरूरी हैं, कभी ए को वेटेज कभी बी को वेटेज, लेकिन वेटेज नहीं, दोनों में से किसी न किसी को मिलता रहता है। तो ठीक है फ्रेंड, बस यहीं पर अपनी लाइव क्लास एंड करूंगा। कल फिर मिलेंगे 8:30 बजे, चैप्टर नंबर 11 का ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।